मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। अब वक्त है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। आज की शुरुआत उन खबरों के साथ करेंगे जो सीधे देश की राजनीति, सरकार और रामनगरी अयोध्या से जुड़ी हैं। दिल्ली में मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार मंत्रियों के साथ अहम बैठक करेगी। शाम के 4 बजे इस बड़ी बैठक में मानसून सत्र के तमाम मुद्दों पर विशेष चर्चा होने वाली है। वहीं दूसरी तस्वीर में अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज का दिन बहुत खास है। एसआईटी अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है, जबकि पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपियों से मैराथन पूछताछ लगातार जारी रहेगी। साथ ही लखनऊ में युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है और आज विश्व युवा कौशल दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने होनहार युवाओं को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं चौथी खबर में बात 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। बूथ से लेकर संगठन तक चुनावी तैयारियों को धार देने की कवायद तेज हो चुकी है और 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बूथ स्तर पर बड़ा आयोजन होगा। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, और बड़ी खबर सामने आ रही है नोएडा से। नोएडा अग्निकांड में बड़ी खबर, सीएम योगी ने हादसे में संज्ञान लिया है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। बिल्डिंग का मकान मालिक हिरासत में है, पूछताछ चल रही है। सीएम योगी ने तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। नोएडा के ममूरा गांव में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। बिल्डिंग के अंदर लगभग 50 परिवार फंसे थे। मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। फायर विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। दिल दहला देने वाली तस्वीरें मौके से सामने आ रही हैं। 100 लोग सुरक्षित निकाले गए हैं, पुलिस की ओर से दावा किया गया है। हालांकि 2 लोगों की इस घटना में दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। एक वीडियो इस पूरे मामले का सामने आया है जो बता रहा है कि हादसा कितना भयावह था। अपनी जान बचाने के लिए लोग किस तरह जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आप तस्वीरों में देखिए। इस हादसे ने हालांकि एक बार फिर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए कैसी भीषण आग लगी हुई है। जो वाहन नीचे खड़े थे जल धुएं में तब्दील हो गए। सीएम योगी ने इस पूरे हादसे का संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मामले की जांच हो और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब जांच का दायरा सिर्फ आग लगने की वजह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भी देखना होगा कि क्या बिल्डिंग में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था, क्या आपातकालीन निकास की व्यवस्था थी और क्या इस बड़े हादसे को टाला जा सकता था। किसकी गलती थी, किसकी लापरवाही थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। ये तमाम तस्वीरें देखिए किस तरह अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में लोग जाते हुए एक पटरियों के सहारे, लकड़ियों के बल्लियों के रास्ते के सहारे किस तरह से दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं। ये कशमकश जद्दोजहद अपनी जान बचाने के लिए लोग कर रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है किस तरह लोग एक इमारत से दूसरी इमारत तक एक सीढ़ी के सहारे जा रहे हैं। ये दृश्य बताता है कि हालात कितने चुनौतीपूर्ण थे। रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब पुलिस के तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 100 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। 3 तस्वीरें देखिए इस भयावह घटना की गवाही दे रहे हैं। ये तीनों तस्वीरें। पहली तस्वीर, ममूरा गांव में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। मौके पर दमकल की टीम पहुंची, रेस्क्यू के लिए लोग पहुंचे और स्थानीय लोगों से भी जितना बन पड़ा सबने आग पर काबू पाने की कोशिश की। वाहन बुरी तरह से जलकर राख हो गए। दूसरी तस्वीर देखिए, बिल्डिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को जैसे तैसे एक इमारत से दूसरी इमारत में शिफ्ट करने का काम किया गया। छोटे छोटे बच्चे भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप समझिए इन बच्चों के दिल पर, इनके मन पर क्या गुजरी होगी जब अचानक इतनी भीषण आग लगी होगी और ये इस इमारत में मौजूद होंगे। अग्निकांड में 50 परिवार फंसे। हालांकि अब पुलिस अधिकारियों की ओर से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 100 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए किस तरह से धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। मौके पर अफरा तफरी मच गई, आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। तमाम तस्वीरें देखिए। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर से जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी प्रदेश भूल नहीं पाया है, देश भूल नहीं पाया है। और अब फिर से ऐसी ही तस्वीरें जो ये सवाल खड़े करती है कि आखिर प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुलेगी कब प्रशासन आंख खोलेगा, कब
नियमों को लेकर सजग होंगे लोग, और कब प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि जो नियम तय किए गए हैं उनका पालन हो? क्योंकि अगर नियमों का पालन होता, सुरक्षा मानकों का पालन होता, तो शायद आज ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। हालांकि अभी ये जांच का विषय है कि आखिर हुआ क्या, लेकिन प्रारंभिक तौर पर बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज किया जा रहा था और उसी में ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते ये भीषण हादसा हुआ है। 2 लोगों की जान चली गई है, कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है किस तरह लोग अपनी जान बचाने के लिए एक इमारत से दूसरी इमारत से जा रहे हैं, और इसमें भी खतरा, इस दौरान भी गिर सकते थे, इस दौरान भी हादसे का शिकार हो सकते थे। लेकिन आग की चपेट में आने से बेहतर लगा इन लोगों को, कम से कम झुलसेंगे नहीं। अपनी जान बचाने के लिए खुद ही मशक्कत करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है इस पूरे मामले में और ये साफ कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। बिल्डिंग के अंदर 50 परिवारों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है। ममूरा गांव से तमाम तस्वीरें। भीषण अग्निकांड में 2 लोगों की जान चली गई और अभी भी जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ सजग हैं इस पूरे मामले को लेकर। कड़ी कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। नोएडा के ममूरा से तमाम दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगभग 50 परिवार फंसे हैं, ये जानकारी है, लेकिन अब पुलिस अधिकारी ये बता रहे हैं कि 100 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग हुई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। वहीं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला, अब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। 12 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक माना गया था, लेकिन अभी बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। 12 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला, विवाद क्या है वो आपको समझा देते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह भगवान का स्थान है। औरंगजेब द्वारा ध्वस्त किए गए केशव देव मंदिर के अवशेषों पर यह बनी हुई है। अब 12 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई टाल दी गई है। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले को लेकर अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है। औरंगजेब द्वारा ध्वस्त किए गए केशव देव मंदिर के अवशेषों पर यह बना है। दावा किया जा रहा है 1968 के समझौते को अवैध बताया जा रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बनी है। औरंगजेब की ओर से ध्वस्त किए गए केशव देव मंदिर के अवशेषों पर ईदगाह का निर्माण किया गया है। 1967 के समझौते को अवैध बताया जा रहा है। अब इसी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को टाल दिया गया है। औरंगजेब द्वारा ध्वस्त किए गए केशव देव मंदिर के अवशेषों पर निर्मित है ये ईदगाह, ये दावा किया जा रहा है। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, 12 अगस्त तक सुनवाई टाल दी गई है, क्या जानकारी पूरे मामले पर? बिल्कुल मामले के अगर विवाद की बात करें तो मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है टल गई है। अब यह सुनवाई 12 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मुख्य विवाद के साथ साथ इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ दाखिल तमाम याचिकाओं में से कौन सी याचिका रिप्रेजेंटेटिव सूट बने इस मुद्दे पर सुनवाई हुई थी। अयोध्या हाईकोर्ट ने सूट नंबर 17 को रिप्रेजेंटेटिव सूट माना था। हिंदू पक्ष ने दूसरे वादियों, हिंदू पक्ष के दूसरे वादियों का कहना है कि उनका सूट अलग मुद्दे पर अलग दलील पर आधारित है, इसमें केवल सूट संख्या 17 को रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं माना सकता। यह विवाद जिससे आपने बताया कि किस जन्मभूमि और उसके निकट शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा मामला, हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर उसी स्थान पर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल है। हिंदू पक्ष ने दावा किया शाही ईदगाह मस्जिद को 17वीं शताब्दी में, जिस आपने जिक्र किया कि औरंगजेब के शासन काल में श्री कृष्ण जन्मभूमि बने प्राचीन केशव देव मंदिर को तोड़कर बनाया गया। उनका कहना कि यह स्थल भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के ऐतिहासिक कानूनी वैधता का दावा किया और विवाद में मंदिर की जमीन का स्वामित्व और पूजा का अधिकार अस्थायी की पुरातात्विक जांच जैसे मुद्दे शामिल है। मुस्लिम पक्ष कहना है कि 1968 के समझौते के तहत यह विवाद
पहले ही सुलझाया जा चुका है। इससे पहले 5 जुलाई को शाही ईदगाह कमेटी के सेक्रेटरी और वकील तनवीर अहमद ने लोगों से अपील की थी कि कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर भड़काऊ बयान देने से बचे। तो कुल मिलाकर अब हम कह सकते हैं कि ये जो आज एक अहम सुनवाई होनी सुप्रीम कोर्ट में, अब वो 12 अगस्त तक की जो है टाल दी गई है। समझा बिल्कुल स्नेह कमल। हालांकि देखिए अब 12 अगस्त तक इंतजार करना होगा कि आखिर मामले में निर्णायक मोड़ कब आता है, क्या आता है। लेकिन स्नेह कमल, हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ था, एक बार जरा दर्शकों को बताइए। हाईकोर्ट में जिस जो है कई याचिकाएं दाखिल की, जिसमें कई पक्ष का उसमें शामिल थे। जो ये सूट नंबर 17 है उसको ही हाईकोर्ट ने रिप्रेजेंटेटिव सूट माना था, लेकिन अन्य पक्ष का कहना है कि हम भी इस मामले में पक्षकार हैं, इसलिए सूट नंबर 17 के जो पक्षकार है सिर्फ उन्हें जो है पक्षकार मानना गलत है। इसलिए जो है हमें भी इस जो है मुद्दे जोड़ा गया। 12 अगस्त को जब फैसला होगा तो देखना यह होगा कि हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। सूट नंबर 17 को ही रिप्रेजेंटेटिव सूट मानती है या दूसरे अन्य हिंदू पक्ष को भी जो है इस मामले में जोड़ती है। करना होगा आखिर आगे क्या कुछ होता है मामले में। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। 12 अगस्त तक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टाल दी गई है। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। और वहीं मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों की अहम बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ के आवास पर बैठक होगी। आज शाम 4 बजे ये हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। बैठक में संसद सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। तो देखिए मॉनसून सत्र से पहले महत्वपूर्ण मंथन होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह बैठक होगी। शाम 4 बजे का समय तय किया गया है। हाई लेवल मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि मॉनसून सत्र के दौरान क्या रणनीति अपनाई जाएगी, कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और किस रणनीति के साथ मॉनसून सत्र के अंदर उतरेंगे। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। शाम 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर शाम के 4 बजे तमाम दिग्गज एकजुट होंगे और यह तय किया जाएगा कि मॉनसून सत्र के दौरान किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब देना है। देखिए मॉनसून सत्र से पहले ही गहमा गहमी तेज हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है कि कैसे सरकार को घेरना है, कई मुद्दे अपने तैयार कर लिए हैं विपक्ष ने, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी अपने पक्ष को पूरी तरह से दुरुस्त कर रही। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे यह हाई लेवल मीटिंग होगी जहां यह तय किया जाएगा कि क्या रणनीति होने वाली है संसद सत्र की। शाम के 4 बजे मीटिंग होगी। आज शाम 4 बजे ये महत्वपूर्ण मंथन होने वाला है जहां रक्षा मंत्री के आवास पर सभी बड़े दिग्गज एकजुट होंगे। और वहीं लखनऊ में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा 2017 से पहले सरकार ही अपशकुन थी। सरकारी नौकरी पर एक खानदान का अधिकार था। चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के सामने पहचान का संकट था। यूपी के बाहर युवाओं का सम्मान नहीं था। पूरे प्रदेश में असुरक्षा का वातावरण था। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर विपक्ष पर जमकर गरजते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले सरकार ही अपशकुन थी। चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करती थी। कहा सरकारी नौकरी पर एक खानदान का अधिकार था। लखनऊ में आक्रामक अंदाज में नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। दुष्परिणाम हमारे सामने होता, यूपी बीमार होता गया, बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया। देश के अंदर जिस यूपी में प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर सर्वाधिक होती थी, उस यूपी की प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर बॉटम में चली गई, बॉटम 3 में चली गई। और आज मैं कह सकता हूं यूपी भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में फिर से अपना स्थान बना दिया। अब यूपी बीमार नहीं है। यूपी आज के दिन पे देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। टॉप 3 में यूपी आ गया। और मेरा मानना है
ये हमने सफलता इसलिए प्राप्त की क्योंकि युवाओं को नौकरी मिली है, युवाओं को रोजगार मिला है, युवा अपने उज्जवल भविष्य के लिए आश्वानित हुआ है। उसे विश्वास है कि डबल इंजन की ये सरकार उसके भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए कौशल विकास के इस अभियान को हम लोगों ने प्रभावी ढंग से उतारने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे यहां पे जो मंत्री जी कह रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, रोबोटिक का हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी का हो, स्पेस टेक्नोलॉजी का हो, 3D प्रिंटिंग का हो, ये सभी कुछ ट्रेनिंग आज यूपी के आईटीआई में भी दी जा रही है। प्लम्बरिंग से लेकर के सेमीकंडक्टर के निर्माण की ट्रेनिंग आज यूपी के स्किल डेवलपमेंट के। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यह मुलाकात राजधानी लखनऊ में स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जिसे एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। अब सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में खास बातचीत हुई। पूर्व सीएम रघुवर दास और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुलाकात की एक तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इस सौहार्दपूर्ण मुलाकात के दौरान कई अहम विषयों पर बातचीत हुई। पूर्व सीएम रघुवर दास ने खास भेंट भी सीएम योगी आदित्यनाथ को दी है। सामाजिक और राजनीतिक तमाम मुद्दों पर इस खास मुलाकात के दौरान चर्चा हुई। और वहीं अब खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। बरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल परिसर में असिस्टेंट ऑफिसर संजीव कुमार वाजपेयी के सरकारी आवास का ताला तोड़कर अज्ञात चोर लाखों रुपए के आभूषण, कैश और अन्य कीमती सामान लेकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि संजीव कुमार वाजपेयी छुट्टी पर गए हुए थे, तभी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। हालांकि हैरानी की बात यह है कि मिल परिसर सुरक्षा गार्डों और सीसीटीवी कैमरों से लैस होने के बावजूद चोरी हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। पीलीभीत का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सुरक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल खड़े हुए हैं। सीसीटीवी और सुरक्षा के बीच अज्ञात चोरों ने सेंध लगा दी, लाखों के जेवर और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए आरोपी। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। वहीं साइबर थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी कर साइबर ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने जंक्शन के पास से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 झारखंड के निवासी हैं। आरोपियों के कब्जे से 31 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनमें से 27 मोबाइल चोरी के पाए गए। अब पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी भीड़भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल चोरी करते थे, फिर उनमें मौजूद डेटा खंगालकर बैंक खातों से रकम उड़ा देते थे। वारदात के बाद मोबाइल झारखंड के जामताड़ा, दुमका और बिहार के साइबर ठगों को बेच दिए जाते थे। अब पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बरेली का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्रशासन के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मोबाइल चोर जो साइबर ठग बन चुके थे, आरोपियों पर शिकंजा कसा है। 31 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनमें से 27 चोरी के पाए गए। बताया जा रहा है कि डेटा चुराकर बैंक खातों से करोड़ों की रकम उड़ा लेते थे। वहीं देवरिया के बनकटा थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब गन्ने के खेत में मानव सिर का कंकाल बरामद हुआ। यह मामला ग्राम सुंदरपुर मिसरौली का बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस क्षेत्राधिकारी सलेमपुर गौरव सिंह और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। बरामद कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मानव कंकाल की पहचान कराने के प्रयास में जुटी है और हर पहलू से मामले की जांच हो रही है। अब इस पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि विधिक कार्रवाई की जा रही है और पहचान के प्रयास लगातार जारी हैं।
बनकटा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुंदरपुर मिशौली से एक गन्ने के खेत से मानव शव के कंकाल मिलने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना पुलिस व उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा फील्ड यूनिट द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। घटनास्थल से बरामद चीजों को कब्जा पुलिस लिया गया है तथा मानव शव के कंकाल को पीएम हेतु भेजा गया है। कंकाल की पहचान हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और वही मिडिल ईस्ट में युद्ध का संकट लगातार गहराता जा रहा है। खाड़ी में मिसाइल अटैक, हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ता तनाव, भारत के 11 जहाज और 148 नाविक फंसे हुए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ता टकराव हालात पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहे हैं। वहीं हुती विद्रोहियों की नई धमकी और रूस के विशेष विमान की तेहरान से बीजिंग उड़ान कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए देखते हैं ईरान युद्ध की आज की 10 सबसे बड़ी अपडेट। दुनिया की चिंता लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अब उम्मीद है कि जल्द ही ये मामला सुलझे, क्योंकि लगातार ये मामला तेल की कीमतों में तो इजाफा कर ही रहा है, ऊर्जा संकट बढ़ा हुआ है, लेकिन वैश्विक चिंताएं इससे बढ़ने लगी हैं। खाड़ी में मिसाइल अटैक, हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगातार बढ़ता हुआ तनाव और अब बताया जा रहा है कि भारत के 11 जहाज और 148 नाविक इसमें फंसे हुए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ता टकराव लगातार पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। अब पूरा विश्व इस चिंता में है और इस उम्मीद में है, ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब चीजें काबू में आएंगी। खाड़ी में मिसाइल अटैक, बहरीन कुवैत पर हमले नाकाम हो गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप ने 20% शुल्क का फैसला वापस ले लिया है। ईरान संकट में भारत के 11 जहाज और 148 नाविक फंसे हुए हैं। युद्ध के बीच कच्चे तेल में उछाल और ब्रेंट $86 पार हो चुका है। ईरान जंग के बीच अमेरिका और इजराइल में तल्खी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के रुख पर दुनिया की पूरी नजर है। हुती फैक्टर से तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान और अमेरिका से आनी लोकेशन हैक करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। हुतियों की धमकी, हॉर्मुज और बाब अल बंदे बंद कर सकते हैं। रूसी विमान की तेहरान ब्राजिंग उड़ान से खामनेई पर अटकलें अब और तेज हो गई। ईरान युद्ध से ग्लोबल मार्केट और तेल सप्लाई पर संकट गहराता जा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।